ठीक है। सो लास्ट जो हमने डिस्कशन किए थे ना, वो हमने बात की थी कि प्राइवेट की कॉन्सेप्ट क्या था, प्राइवेट की एप्लीकेशंस क्या थी, और मैंने एग्जांपल दी थी कि प्राइवेट की को हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं। और तीन कैटेगरीज की हमने बात की थी कि जहाँ पब्लिक की एप्लीकेशन यूज हो रही है। उसमें हमने बात की थी कि पब्लिक की को हम सीक्रेसी के लिए यूज़ कर रहे हैं, और सीक्रेसी का मतलब होता है कि हम डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, बट इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, वो पहले ही बता चुका हूँ कि इसकी बहुत। ठीक है। फिर हमने बात की थी कि इसकी जो सेकंड कॉन्सेप्ट था वो ऑथेंटिकेशन के लिए था, जो कि डिजिटल सिग्नेचर रिस्पेक्ट से प्रोवाइड हो रहा था कि जी हम जो है वो उसकी ऑथेंटिकेशन करते हैं डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। तो तीसरा कॉन्सेप्ट था, वो हम बात कर रहे थे कि की एक्सचेंज के लिए जो है वो कॉन्सेप्ट था की किस तरीके से एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। तो ये वो कॉन्सेप्ट थे जो कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस। ठीक है जी। अच्छा, अब जो हमारा जो नेक्स्ट पर्सपेक्टिव है कि किस तरीके से पब्लिक की वर्कआउट करता है पब्लिक की के एंड सो ऑन, उसको जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। देखिए पब्लिक की का कॉन्सेप्ट क्या है। सो पब्लिक की के जो इंक्रिप्शन है उसके पीछे जो मैथमेटिक्स है वो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वन बाय वन बात करता हूँ कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है। Public key crypto is developed from some very insight about the mathematical numbers and how they relate to the power of computers। यानी कि इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो प्राइम नंबर्स का है और कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस का है, वो मैं वन बाय वन करके बात करते हैं। पब्लिक की इंक्रिप्शन जो है वो वर्क बिकॉज ऑफ व्हाट इज नोन एज अ ट्रैप डोर प्रॉब्लम। मैंने लास्ट सेशन में बात की थी कि इसमें पेयर होता है कॉन्सेप्ट है, और आप किसी एक की से दूसरी की को रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है। तो इफ आई हैव फॉर एग्जांपल टू की कौन बात की थी, वन की इज प्राइवेट एंड अदर की इज पब्लिक, और पब्लिक की मींस कि मैंने सबको पब्लिक की दी है, तो मैं पब्लिक की को यूज करते हुए प्राइवेट की रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है। सो अ ट्रैपडोर इज बेसिकली अ मैथमेटिकल फॉर्मूला that it easy to work forward but very hard to work backward। लेकिन मैं एक की से दूसरी की तो निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं उसको बैकवर्ड जो है वो वर्कआउट नहीं कर सकता। ठीक है। सो जो ट्रैप डोर होता है दैट इज अ वन वे फंक्शन, यानी कि इसको इसको इस तरीके से बात कर रहे होते हैं कि अगर आप सिंपल देखेंगे मैथमेटिक टर्म्स, गिवन एक्स एफ ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट गिवन फंक्शन ऑफ एक्स यू कैन नॉट कंप्यूट एक्स। यानी कि आप मैं आपको फंक्शन ऑफ एक्स का आंसर दे दूं कंप्यूट एक्स कि जी एक्स की वैल्यू क्या थी। तो दिस इज बेसिकली दी लॉजिक बिहाइंड दैट कि किस तरीके से हम वर्कआउट करेंगे और जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं प्राइवेट की और पब्लिक टू की कॉन्सेप्ट को, विच इज अ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है। तो इस पे कंफ्यूज नहीं हो कि जो की का वर्ड यूज कर रहा हूँ वो बेसिकली जो वर्ड है वो बेसिकली प्राइवेट की और पब्लिक की या टू की कॉन्सेप्ट है। जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था जो हमने ट्रिपल डैश या डैश डिस्कस था, एईएस बाद में करना है, वो सिमेट्रिक की है, विच इज अ सिंगल की कॉन्सेप्ट। ठीक है। अच्छा, अब इसकी मैथमेटिक्स है, उसके पीछे बहुत सारे फंक्शन लगे हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन फंक्शन भी है, प्राइम नंबर्स का भी है। ठीक है। तो बेसिकली जो इसमें जो कॉन्सेप्ट्स है वो एक्सट्रीमली जो है वो फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लेक्सिटी हाई है इसमें। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने इंक्लूड करके कॉम्प्लेक्सिटी को हाई किया। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जो इसकी मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है उसमें प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट है, फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जीसीडी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। रिलेटिव प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है, मॉड्यूलर इनवर्स का कॉन्सेप्ट है, एक इनवर्स थ्योरम है, और मल्टी ये वन बाय वन एक एग्जांपल डिस्कस कर लूंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से पब्लिक के क्रिप्टोग्राफी को यूज किया गया है फॉर फॉर जनरेटिंग अ पेयर ऑफ कीज यूज करते हैं। तो ये एक आइडिया है कि ये वो मैथमेटिक्स है जो कि बिहाइंड द सीन यूज हो रही है। फॉर एग्जांपल सर एक 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 क्वेश्चन या कमेंट जी है, जी कर सकता हूँ सर? ये जैसे भी लिखा हुआ था कि हम हाँ श्योर बिल्कुल पब्लिक की से प्राइवेट की नहीं बना सकते, लेकिन प्राइवेट की से बिल्कुल। पब्लिक की बना सकते हैं।
देखो इस पे कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे पास अगर एक भी की होगी ना तो मैं दूसरी की को डिड्यूस नहीं कर सकता। वेदर मेरे पास प्राइवेट की डिड्यूस कर सकता, मेरे पास प्राइवेट है या मेरे पास पब्लिक की है तो मैं प्राइवेट की डिड्यूस नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने पब्लिक की पब्लिक कर दी है, ठीक है, इटसेल्फ जो पब्लिक की हुई भी है वो बेसिकली प्राइवेट की को डिड्यूस नहीं कर सकता उससे। तो सर ये मैं इसलिए पूछ बेसिकली रहा दोनों था, साइड का कॉन्सेप्ट। सॉरी सर डिस्टर्ब आपको कट जी किया, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा था नहीं कि बोला। हम जब SSH कीज जनरेट करते हैं तो उसमें भी प्राइवेट की और पब्लिक कीज जो है ना वो जनरेट करते हैं। तो नॉर्मली जब पब्लिक की मिस हो जाती है या वो ठीक होती नहीं है तो हम SSH एक कमांड के जरिए जो है ना वो प्राइवेट से पब्लिक की बना लेते हैं। तो देखिए इस वजह से मेरे जहन में आया है कि इसका प्राइवेट। मतलब है कि ना बेसिकली बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यानी कि जब हम की को जनरेट कर रहे होते हैं ना तो वो तो हम करते ही है कि पहले हम एक की बना की जनरेट करते हैं, ठीक है। वो पॉइंट बिल्कुल सही है तुम्हारा कि मैंने अपनी की जनरेट कर ली और मैंने प्राइवेट की जनरेट कर ली, उससे मैंने पब्लिक की जनरेट करवा ली, ठीक है, दैट इज फाइन। तो वो तो बिल्कुल सही है। अच्छा, अब बिलाल बोल रहे हैं कि अगर मैं वीडियो स्विच कर लूँ तो मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, वीडियो ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब पर्सपेक्टिव पता है क्या, पर्सपेक्टिव ये है कि आप जो एसएसएच जनरेट करते हैं ना वो बेसिकली हम ड्राइव कर रहे हैं। वो मैं अभी अभी बताता हूँ कि मैं किस तरीके से पब्लिक की को ड्राइव करता हूँ, ठीक है। और एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी के पास किसी किसी थर्ड, जाहिर सी बात है सेंडर ने तो की पेयर जनरेट करना है, सही है, सेंडर ने तो इटसेल्फ की पेयर जनरेट करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो बेसिक सेंडर ने की पेयर जनरेट करने के बाद आपके पास पब्लिक और प्राइवेट की जो है वो दोनों जनरेट हो जाती है, ठीक है। वो भी आगे चल के बात। अच्छा, अब पर्सपेक्टिव क्या है कि ये वो कॉन्सेप्ट है जो वन बाय वन में बात करता हूँ, फिर वो जो पॉइंट है वो भी मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो पहला जो बेसिक आइडिया है ना, बेसिकली वो प्राइम नंबर्स का, ठीक है, कि प्राइम नंबर हमें पता है कि प्राइम नंबर क्या है कि विच इज इवनली डिविजिबल बाय ओनली डिविजिबल बाय वन इन इटसेल्फ, ठीक है। जैसे पता है कि प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट इज इवनली डिविजिबल बाय 1 2 5 and 10, but 11 is prime number, is only one basically divided. अच्छा, the number that evenly divide another numbers are called factors। यानी कि मैं करूंगा, हम करते हैं कि हम बेसिकली वो जो नंबर डिवाइड होते हैं उसकी फैक्टरिंग करते हैं बेसिकली, ठीक है। जो हम बचपन से प्रॉब्लम्स करते हुए आ रहे हैं मैथमेटिक्स में वो फैक्टर वाले, तो हम यहाँ भी फैक्टर्स निकालेंगे, बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेशन हाई होगी, वो हम बात करेंगे, वो बेसिकली साइज से होगी। हम यहाँ पे जो जो नंबर होगा उसका साइज, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल फैक्टरिंग 15, ठीक। अच्छा, किसी को भी कोई क्वेरी हो तो वो आके भी कर सकता है, वो अपना माइक ऑन करके कमेंट कर ले, या अगर चैट विंडो में कुछ लिखना है तो चैट विंडो में लिख दे, मोर देन वेलकम, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, फैक्टर ये क्या पर्सपेक्टिव, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं यार 15 को फैक्टर करना है तो आप फौरन निकाल लोगे, ठीक है। सो व्हाट अबाउट दिस नंबर 6320491217, ठीक है, सही है। अब इसकी फैक्टरिंग अगर मैं करने को बोलूंगा तो पता नहीं कितनी पॉसिबल, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव ये है कि अगर आप इस छोटे नंबर का निकालोगे तो वो तो बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन इफ यू इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी, इफ यू इंक्रीज ऑफ द नंबर, फॉर एग्जांपल अभी ये जो नंबर आपके सामने आ रहा है ये 6320 कितने डिजिट का है, ये 10 डिजिट का नंबर है, ठीक है। व्हाट अबाउट 155 डिजिट नंबर, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक नंबर चूज कर लूं जो कि 155 डिजिट का है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे मैं नंबर का साइज बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वैसे वैसे क्या चीज इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे आप कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है और आपके फैक्टर्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। यही लिखा हुआ है कि इन शॉर्ट फैक्टरिंग नंबर टेक्स अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स and the number of steps increases only as the size of the number. It means even on supercomputer, if a number is sufficiently large, it basically time to execute all the steps to factor it and would be so great that it could take years to compute। वो मैं पहले भी आपसे एक सेशन में बात कर चुका हूँ कि डिक्रिप्शन की अगर मैं ब्रूट फोर्स लगाता हूँ तो इट टेक्स टाइम, ठीक है। और अगर जैसे अब फॉर एग्जांपल
जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में एक बताया था कि हम जो पब्लिक की यूज कर रहे होते हैं यहाँ पे, वो हम स्टार्स के नंबर से करते हैं, ठीक है, और उसको हम लेके जाते हैं 2500 बिट्स तक। यानी कि अगर मैं एक नंबर चूज कर लूँ जिसका साइज 2048 बिट है, नंबर को, उस नंबर का साइज पता है कि पावर 2048, यानी कि इतना बड़ा नंबर मैंने चूज किया है, फिर मुझे उस नंबर के फैक्टर, तो अल्टीमेटली जो कॉम्प्लेक्सिटी हाई हो रही है ना, वो बेसिकली हाई जो हो रही है वो इस नंबर की कॉम्प्लेक्सिटी है कि जो आप चूज कर रहे हो, ठीक है। या आइडिया समझ में आ रहा है? तरीके से हम प्राइम नंबर को चूज कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं। फैक्टर करना इज वेरी सिंपल। आपका साइज बड़ा होगा, यानी कि आपने 100 बिट्स का नंबर ले लिया, आपने 1000 बिट्स का नंबर ले लिया, तो उसकी जो पॉसिबिलिटी बनेगी दैट इज 2 की पावर समथिंग। तो जब 2 की पावर समथिंग होगी तो वो अब आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से वर्कआउट करेगा, ठीक है। एक काम तो ये हो गया, पहला स्टेप। पहले स्टेप में आपने एक प्राइम नंबर चूज किया, ठीक है। बेसिक प्राइम नंबर चूज करते हैं, वो आगे चल के बात करता हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं कि प्राइम नंबर आपने चूज करना है, और प्राइम नंबर आपने जैसे ही चूज किया उसके बाद जो है वो अल्टीमेटली आपने उसके फैक्टरिंग के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई है हवावे 10 लाइट और शाहगुन है, इनको बोलो नाम से यार। बिलाल इज देयर। बिलाल आवाज सुन रहे हो? जी 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 सर, जी जी। बिलाल या फेसबुक, ये मैं अभी मेरे पास रिक्वेस्ट आई भी एक हुआवे के नाम से ठीक है, और एक गोल्ड के नाम से, तो ठीक है उनको सर। बोलो यार अपना नाम लिख कर आए। मैं नहीं कर रहा, जाहिर सी बात है, वो पता है जूम ओके, के सेशन को लोग हाईजैक भी कर रहे हैं, सो वो अलग मसाइल जी चल जी रहे हैं। जी सही जी, है। मैं कर रहा हूँ। ओके, सारे ने सवाल किए कि नंबर के फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। बेसिकली हम प्राइम नंबर जो चूज करेंगे उसके रिस्पेक्ट से उसकी फैक्टरिंग करना मुश्किल है, तो उसी फैक्टर्स के ऊपर हम काम करेंगे आगे, ठीक है। अच्छा, अब पर्सपेक्टिव है, अभी तो हम सिंपल ये बात कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स को कंबाइन करते हो आगे ले जाके कि जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का एल्गोरिथम है वो बेसिकली आरएसए का एल्गोरिथम है, ठीक है। तो आरएसए वर्कआउट कैसे करता है वो मैं बताता हूँ आगे चल के कि वो फिर किस तरीके से इसको वर्कआउट कर रहा है, ठीक। अच्छा, अब पर्सपेक्टिव ये है कि दो प्राइम नंबर्स आपने चूज किए, एक और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है रिलेटिवली प्राइम नंबर्स का। ये मैं थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूँ, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई है, मैथ से पढ़ी हुई, डिस्क्रीट मैथ से पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई है। रिकैप दे रहा हूँ, और देन फिर अल्टीमेटली मैं आपको दिखाऊंगा कि आरएसए का एल्गोरिथम वर्कआउट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो टू नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम इफ दे ओनली वन फैक्टर नेमली वन, यानी कि दो नंबर्स हैं, उसको उसकी जो डेफिनेशन है रिलेटिवली प्राइम नंबर की, वो जो है कि दे कैन शेयर ओनली वन फैक्टर व्हिच इज वन। उसके अलावा कोई चीज वो कोई फैक्टर शेयर ना करे। फॉर एग्जांपल 10 एंड 21 आर रिलेटिवली प्राइम नंबर, नाइदर इज प्राइम नंबर्स। अच्छा, 10 और 21 प्राइम नहीं है बट रिलेटिवली प्राइम है। अब ये एक और डिफरेंस है कि 10 और 21 प्राइम दोनों दोनों नॉर्मल नंबर हैं, क्योंकि दोनों जो है वो डिवाइड होते हैं मोर देन वन फैक्टर्स, ठीक है। बट द नंबर दैट इवनली डिवाइड दैट इज 10 आर 1 2 5 and 10, whereas the number that evenly divide 21 are 1 3 7 and 21। तो इन दोनों नंबर्स के फैक्टर है, ठीक है। तो जब दो नंबर्स के कॉमन फैक्टर अगर वन होगा, तो उन नंबर्स को बोला जाता है कि वो नंबर रिलेटिवली प्राइम है। ये लिखा है कि द ओनली नंबर इन बोथ केसेस वन, सो द नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट जो 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 इनिशियल जो पर्सपेक्टिव आ रहा है, बिलाल ये अरसलान हैदर आपकी क्लास के? जी सर, हमारी क्लास से है। जी जी। ये क्या पहली मर्तबा आ रहे हैं अभी मेरे ख्याल से? अरसलान पहली बार आई थिंक ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं सर, अरसलान मेरा ग्रुप मेट है, उससे पहले भी किया इसने ज्वाइन लास्ट टाइम। ठीक है, ओके। लास्ट टाइम था। अच्छा, ठीक है जी। तो एक डेफिनेशन आ गई विच इज बेसिकली प्राइम नंबर, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन आ गई रिलेटिवली प्राइम नंबर की, ठीक है।
21 एंड 9 रिलेटिवली प्राइम नहीं है क्योंकि दोनों 1 1 एंड 3 यस बिल्कुल सही, एग्जैक्टली सही है। 21 और 9 रिलेटिवली प्राइम नहीं है क्योंकि 21 और 9 दोनों जो है वो 3 से डिवाइड, तो जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए दैट इज ओनली 1, ठीक है। तो 21 और 9 जो है वो रिलेटिवली प्राइम नहीं है, 10 और 21 रिलेटिवली प्राइम है। तो एनी नंबर व्हिच इज बेसिकली उसके आप फैक्टर्स कैलकुलेट करें और उसके फैक्टर्स में अगर कॉमन फैक्टर 1 आ जाएगा तो दैट इज कॉल्ड अ रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो ये दूसरा एक दिया गया कि रिलेटिवली प्राइम नंबर्स क्या हैं, ठीक है। अब ये वो सारी चीजें जो हमने आगे 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 ले जाके अपने एल्गोरिथम के अंदर बिल्ड करनी है, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव ये जिस तरीके से मैंने डेस्क एल्गोरिथम पहले डिस्कस किया था, मेरे ख्याल से आप लोगों ने शेयर भी कर दिया था, डेस्क का पूरा कराया था। डेस्क के लेक्चर में जो हमने बात की थी वहाँ पे परम्यूटेशन की थी, वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की थी, वहाँ पे ऑर्डर को चेंज करने की थी, वो सारे फिर वो राउंड से वो बिल्डअप करते थे आपके एल्गोरिथम को। यहाँ पे जो बिल्डअप एल्गोरिथम की वो प्राइम नंबर्स हैं, उसके रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं सो। तो ये अल्टीमेटली जैसे हमने एईएस का एक एल्गोरिथम डिस्कस किया था, सिमिलरली ये एईएस का जो एल्गोरिथम अभी रह गया वो मैंने करना है, ठीक है। Humayt 2, 11, 13, 17, 19 and so on, these are relatively 2, 3 relatively prime है, yes है ये। 3 और 5 relatively prime है, 7, 11 ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो दो भी उसका वन का फैक्टर है, वो सारे relatively prime है, वेदर वो नंबर प्राइम हो या ना हो, पॉइंट ही है। क्योंकि 10 और 21 ऑलरेडी ये प्राइम नंबर्स नहीं है। जो जो तीसरा पॉइंट है, यानी कि एक कॉन्सेप्ट हो गया प्राइम नंबर का, दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया रिलेटिवली प्राइम नंबर का, तीसरा कॉन्सेप्ट आता है ग्रेटेस्ट कॉम्बिनेटर का। यानी कि जो हम रिलेटिवली प्राइम नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं ना, उसके लिए जीसीडी के एल्गोरिथम ने, यूक्लिडियन एल्गोरिथम हम लोगों ने पढ़ा है डिस्क्रीट मैथ्स में, ठीक है, आप लोगों ने भी पढ़ा है, ठीक है। तो इफ टू नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम देयर जीसीडी इज 1, ये भी अभी प्रीवियसली बात कर ली कि अगर दो नंबर जो है वो रिलेटिवली प्राइम है तो उनका जीसीडी जो है वो 1 होगा, ठीक है। और डेफिनेशन लिखी थी कि m and n ऑलरेडी रिलेटिवली प्राइम मींस जीसीडी m, n इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो देयर इज अ सिंपल एल्गोरिथम, जीसीडी का एक एल्गोरिथम है जो कि यूनिडियल का एल्गोरिथम है जो कि जीसीडी कैलकुलेट करके देता है, ठीक है। अच्छा, अब उसका पर्सपेक्टिव, ये सिर्फ रिलेटिवली प्राइम नंबर की कैलकुलेशन है कि जीसीडी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे 156 और 112 के ये दोनों नंबर रिलेटिवली प्राइम है या नहीं है, तो उसके लिए यूक्लिडियन का सिंपल सा एल्गोरिथम है। और वो एल्गोरिथम किस तरीके से वर्कआउट, सिंपल एक कॉन्सेप्ट है कि अगर रिलेटिवली प्राइम नंबर कैलकुलेट करना है कैसे करना है। तो फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, 115 और 112 दोनों नंबर का रिलेटिवली प्राइम चेक करना है, आपने एक को डिविडेंड बनाया, यानी कि 112 और 115 को मैंने डिवीजन के लिए यूज किया, ठीक है। और दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है, को 1156 से मैंने डिवाइड किया, ठीक है। तो 112 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 1120, रिमाइंडर कितना, ठीक है। तो 112 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से तो रिमाइंडर आएगा 11 तो वैल्यू आएगी 1120 आएगी, रिमाइंडर आएगा 36 यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो क्वोशंट आ गया 10, रिमाइंडर आ गया 36, ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया, नेक्स्ट स्टेप पे जो उसको डिविडेंड बना दिया और जो रिमाइंडर था उसको डिवाइजर बना दिया। ये यूक्लिड का सिंपल सा एल्गोरिथम है फॉर कैलकुलेटिंग के वो दो नंबर रिलेटिवली प्राइम है या नहीं। तो जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर हो गया और जो डिवाइजर था नेक्स्ट स्टेप में वो डिविडेंड हो गया। अब मैंने 36 को मल्टीप्लाई किया 3 से, इवन नंबर का जीसीडी कैन नेवर बी 1, इवन नंबर का, हाँ बोथ इवन नंबर, यस, वो 2 से डिवाइड होगा एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये तो मैं सिंपल एक प्रोसीजर बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या, ठीक है। तो 36 को जब मल्टीप्लाई करोगे 3 का 108, ठीक है। तो 3 इज क्वोशंट और 108 जब रिमाइंडर निकालेंगे 112 से तो 4 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। 4 फिर पास होना जाएगा डिवाइजर पे, डिवीजन जो प्रीवियस डिवाइजर था 36 वो डिविडेंड पे आ जाएगा, तो 4 into 9 is 36। तो जो 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 आंसर आ रहा है दैट इज 0। इसका मतलब when you get a zero remainder, the remainder before it is GCD, तो इसका जो उसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो 4 है, ठीक है। यानी कि 11562 का जो ग्रेटेस्ट GCD आ रहा है वो आ रहा है 4, ठीक है। तो किसी भी इवन नंबर का जब आप GCD निकालेंगे ना तो जाहिर सी बात है वो 2 से तो डिवाइड होता ही है,
तो वो बेसिकली नंबर हो नहीं सकते, ठीक है, बट रिमेनिंग नंबर से मुझे कैलकुलेट करना होता है, ठीक है जी। बाकी एक 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 कॉन्सेप्ट हमने ये भी यूज किया हुआ है, हमने ये जो ट्रिलियन एल्गोरिथम है और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली एक नॉर्मल एलसीएम का कॉन्सेप्ट है जो हमने यूज किया हुआ है। इससे भी आप देख लीजिए जो डिवाइजर है वो 4 है, ठीक है। तो whether you find out this relatively prime number by using GCD or by using LCM, तो ठीक है बिलाल, खुर्रम को बोलो कि वो आप फिर दोबारा भेज दे, ठीक है जी, ठीक है। खुर्रम को बोलो, बिलाल खुर्रम को बोलो रिक्वेस्ट दोबारा भेजे, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। ओके सर, ओके अच्छा ओके। ओके ठीक है। अच्छा सो अब पर्सपेक्टिव क्या है, अब पर्सपेक्टिव ये है कि जो कि आपने कैलकुलेट कर लिया, मतलब एक कॉन्सेप्ट आ गया प्राइम नंबर, दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया रिलेटिव प्राइम नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हम कोई भी एल्गोरिथम है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम है या एलसीएम एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और नंबर है 2428 और 60, इसका भी जो जीसीडी आ रहा है वो 4 आ रहा है सिमुलेशन, ठीक है। अच्छा अब जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो मॉड्यूलर अरिथमेटिक का, ठीक है। तो जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो मॉड्यूलर अरिथमेटिक किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है, ठीक है। अब मॉड्यूलर अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट, अब ये सारा वो बिल्डअप है जो कि आरएसए के एल्गोरिथम में जाके इंप्लीमेंट करना है। मॉड्यूलर अरिथमेटिक की डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन ये है कि if a is equals to b mod m means when if you divide a is divided by m, यानी कि if you perform division by m, the remainder is b, यानी कि जब आप a को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो b आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 11 को मैं डिवाइड करूं 5 से तो रिमाइंडर आएगा 1, सही है। 20 को मैं डिवाइड करूं 6 से तो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ मॉड्यूलर अरिथमेटिक, और ये मॉड्यूलर अरिथमेटिक बिल्डअप करता है अल्टीमेटली आरएसए का एल्गोरिथम। आरएसए का एल्गोरिथम क्या है, ये वो एल्गोरिथम की क्रिप्टोग्राफी में यूज करते हैं, व्हिच इज बेसिकली ये 3 साइंटिस्ट थे, राइवेस, शैमीर और एडलमैन, इनके नाम पे एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये तीसरा कॉन्सेप्ट आ गया कि जी हमने हमने रिलेटिवली प्राइम को चेक कर लिया, फिर हमने बात कर ली कि जी मॉड्यूलर अरिथमेटिक क्या है, कि एक नंबर एक a डिवाइड करेंगे m से तो रिमाइंडर b आएगा, दैट इज रिटन एज a इज इक्वल्स टू b mod m, ठीक है। अच्छा अब एग्जैक्टली ये बात कर रहा है कि प्राइम नंबर possesses various useful properties when used in modular math, मतलब कि प्राइम नंबर को जब हम मॉड्यूलर मैथ के साथ अटैच करते हैं तो उसकी कुछ प्रॉब्लम हम आगे चल के देखते हैं कि उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि नंबर को ड्राइव करने के लिए यूज कर रहे हैं। और हमारा असल पर्सपेक्टिव क्या है, हमारा असल पर्सपेक्टिव ये कीज को जनरेट करना है, जो हमारी 2 की कॉन्सेप्ट है ना, एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की, वो हमने जनरेट करनी है इस वजह से, ठीक है। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसका अरिथमेटिक के अलावा, जो मॉड्यूलर अरिथमेटिक का वो मॉड्यूलर इनवर्स है, ठीक है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ मॉड्यूलर मैथ इज द मॉड्यूलर इनवर्स। मॉड्यूलर इनवर्स क्या बोलता है, two number are modular inverse of each other if their product is 1, यानी कि दो नंबर्स जो है वो modular inverse of each other होंगे if the product equals 1। this means for example एक नंबर है which is 4 into 343 is 2401, but if our modulus is 2400, for example the result is 1, यानी कि लिखा हुआ क्या है, 7 into 340 mod 2400 is basically 2401 एंड माइनस उसका अगर मैं करूंगा तो आंसर आएगा 1 mod 2400। इसका मतलब कि दो नंबर्स, खुर्रम मेरे ख्याल से लॉगिन कर गया, खुर्रम लॉगिन कर गया ना बेटा? तो मेरे पीसी का नाम गलत आ रहा है, शाह गोल्ड आया हुआ अजीब सा, तो वो मैं बाद अभी चेंज के राइट्स नहीं दे रहा, बाद में ठीक है कर लो, ठीक है। तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना मॉड्यूलर इनवर्स का, यानी कि आपने दो नंबर्स को मॉड्यूलर इनवर्स चेक, प्रोडक्ट्स इक्वल्स 1, यानी कि उनका मॉड्यूलर इनवर्स आपने निकाल करना है, तो अगर उसका आंसर 1 आ गया तो वो नंबर मॉड्यूलर इनवर्स है, ठीक है। सो एक और प्रॉपर्टी आ गई मॉड्यूलर अरिथमेटिक की, ठीक है।
यानी कि हमने पहले बात कर ली कि जी प्राइम नंबर्स क्या है, ये जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी चीजें, ये वो सारी चीजें हैं जो कि अल्टीमेटली हमने से के एल्गोरिथम में यूज करनी है। और फिर मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिखाता हूँ कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ठीक है, जो हमने बात की थी कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और फिर हम इसको डेटा इंक्रिप्शन के लिए इसको प्रेफर नहीं करते। ठीक है, तो वन बाय वन वही वन बात कर रहे हैं कि प्राइम नंबर क्या है, फैक्टराइजेशन क्या है, जीसीडी क्या है, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स क्या है। अभी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमें कि ईलर्स थ्योरम क्या है। अब ईलर्स थ्योरम क्या है इसको जरा देखते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। ईलर्स थ्योरम क्या है? ईलर्स थ्योरम इसको बोलते हैं ये बेसिकली साइंटिस्ट के नाम पे उसका नाम ही था, लियोनार्ड यूलर, ऑयलर भी बोलते हैं। और वो बोलते हैं कि द नंबर ऑफ देन एंड दैट, इसकी मैं डेफिनेशन दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा, रिलेटिवली प्राइम में रिपीट कर देता हूँ। देखो, बोले कि टू नंबर्स आर मॉडिफायर इफ देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि 7 into 343, ठीक है, इसका आंसर आ रहा है वो 2401 आ रहा है, सही है। बट अगर मैं इसको इसको मैं डिवाइड कर दूं फॉर एग्जांपल 2400, तो रिमाइंडर 1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि मुझे इसमें दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ रही है। एक पहली चीज क्या है कि दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन और फिर उसका जो डिवाइजर होगा, जब मैं उससे डिवाइड करूं तो आंसर 1 आना चाहिए। तो वो जो दो नंबर होंगे वो मॉड्यूलर होंगे। ठीक है, जैसे उन्होंने किया है कि यहाँ पर 7 into 343 2401 है ना, ये रहा 2401। तो 2401 को अगर मैं मॉड्यूलर्स ले लूँ 2400 से, तो बेसिकली जो आंसर आएगा ना वो आएगा 1। ठीक है, ये अभी मैं आगे आगे और एग्जांपल्स आ रही है, मैं दिखाता हूँ अभी कि मजीद एग्जांपल को आपने इसको कैलकुलेट करना। ठीक है, राइट नाउ दो नंबर्स के अगर हम प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, और उसका जो इक्वल अगर 1 की इक्वल आ जाए इन्वर्स करने के बाद, तो फिर हम उसको वर्कआउट करते हैं कि जी वो दो नंबर जो है वो मॉड्यूलर इन्वर्स है। ठीक है, अच्छा, यूलर पाई, इसको ऑयलर भी बोलते हैं, पाई भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है आपको नजर भी आ रहे हैं। तो कहीं बीटा बोलते हैं, कहीं टाई बोलते हैं, सो ऑन। फाइव फंक्शन है क्या, मैं बता दूंगा आपको। फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसकी कैलकुलेशन में, आरएसए की कैलकुलेशन में। ये है क्या, बोलते हैं कि फाइव, ये वही सिंबल है इसका, फाइव का 6 फॉर इंस्टेंस इज 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी नंबर का 5 फंक्शन कैलकुलेट करने जाऊं, ठीक है, करूंगा क्या कि मैं उस नंबर के फैक्टर्स निकालूंगा। इसका मतलब क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल कि 5 of 6, अब उसका आंसर 2 है, वो कैसे 2 है वो आगे देखते हैं। सिंस ऑल नंबर्स व्हिच इज लेस देन 6, 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि हमने करना है कि अगर मुझे 6 का 5 फंक्शन निकालना है तो 6 से जो लेस नंबर्स हैं मुझे उनके सारे फैक्टर्स निकालने होंगे। ठीक है, अच्छा, 6 से जो नंबर छोटे हैं वो नंबर है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब मुझे करना क्या होगा कि मुझे ये चेक करना होगा कि जो 6 से स्मॉलर नंबर है उनका 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम कितने नंबर है। फॉर एग्जांपल मैं अगर चेक करूं कि रिलेटिवली प्राइम नंबर कौन कौन है जिनका सिर्फ जो फैक्टर हो 1 शेयर होगा। फॉर एग्जांपल 2 और 6 का चेक करूं कि रिलेटिवली प्राइम है या नहीं है, तो 2 और 6 रिलेटिवली प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक फैक्टर शेयर, 4 भी रिलेटिवली प्राइम नहीं है। ठीक है, 4 भी रिलेटिवली प्राइम नहीं है क्योंकि वो भी 2 का फैक्टर शेयर कर रहा है। अच्छा, 3 भी रिलेटिवली प्राइम नहीं, क्योंकि 3 और 6 वो एक रिलेटिवली प्राइम नहीं है क्योंकि 3 और 6 भी एक फैक्टर शेयर कर रहे हैं 3। तो दो नंबर है जो कि रिलेटिवली प्राइम है 6 से। अगर मैं 1 और 6 को चेक, 6 का एक ही फैक्टर है जो कि कॉमन है विच इज 1, और 5 और 6 का अगर मैं कंपेयर करूं तो 5 और 6 का भी एक ही फैक्टर है जो कि कॉमन है। ठीक है, एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है कि अगर मैं 5 और 6 निकालने जाऊंगा तो लेस देन जितने भी 6 हैं उनके मैं फैक्टर्स को चेक करूंगा विद 6। यानी कि मैं 1 और 6 को चेक करूंगा तो 1 और 6 में जो एक रिलेटिवली प्राइम है 1 है, एक नंबर। फिर मैं 2 और 6 चेक करूंगा तो वो रिलेटिवली प्राइम नहीं है। 3 और 6 चेक करूंगा, रिलेटिवली प्राइम नहीं है। 4 और 6 चेक करूंगा, रिलेटिवली प्राइम नहीं है। बट 5 और 6 जो कि रिलेटिवली प्राइम है बेसिकली किसे 6 है। एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है कि
then 1 and 5 are relatively prime with 6. The number 2 and 4 share with 6 a common factor other than 1, namely 2 and 3 और 6 3 as a common factor यूज कर रहे हैं, 2 और 4 2 as a common factor यूज कर रहे हैं. तो पर्सपेक्टिव क्या हुआ कि अगर मैं ये बोलूं कि 5 और 6 का आंसर क्या है, तो 5 और 6 का जो आंसर है वो 2 है. ठीक है, क्योंकि 6 से जो छोटे नंबर हैं उसमें 2. अब अगर डेफिनेशन पढ़े ना इसकी, आपको क्लियर होगा कि इसकी डेफिनेशन क्या लिखा गया है. Euler function या Euler function describe function as number of numbers less than n that are relatively prime to n. ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि पर्सपेक्टिव के नंबर ऑफ नंबर्स, यानी कि अगर 10 है तो मैंने 10 से स्मॉलर जितने भी नंबर है 1 से लेकर 9 तक वो सारे नंबर चेक करने हैं कि कितने नंबर रिलेटिवली प्राइम है, एंड दैट नंबर इज बेसिकली कॉल्ड n. वो अक्सर n है, लेस देन n that are relatively prime to n. इसका मतलब है कि मैंने सारे relatively prime चेक करना है. ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, अब फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं एक नंबर हो गया 5 ऑफ 6, अब मैं आपसे बोलूं यार 5 ऑफ 7 का आंसर बताओ, तो 5 ऑफ 7, अच्छा 7 इज ऑलरेडी अ प्राइम नंबर. ठीक है, 5 ऑफ 6 तो एक इवन नंबर था ना, 5 of 7 is already a prime number. तो प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी हमें पहले से पता है कि प्राइम की क्या होती है कि जी प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि किससे डिवाइड होता है, 1 से और अपने आप से. ठीक है, 1 और 7, it is only factor of 1 and 7. ठीक है, तो hence any number less than 7 can share with 7 only one as a common factor. यानी कि अगर आप 7 और 6 का फैक्टर नहीं तो वो भी रिलेटिवली प्राइम है, 7 और 5 भी रिलेटिवली प्राइम है, 7 और 4 भी रिलेटिवली प्राइम है, 7 और 3 भी रिलेटिवली प्राइम है, 7 और 2 भी रिलेटिवली. तो without even examining those number less than 7, we know they are all relatively prime with 7. यानी कि कोई भी प्राइम नंबर होगा और उसका मैं 5 फंक्शन निकालने जाऊंगा तो मुझे ये पता है कि जितने भी नंबर होंगे which is less than that number, आंसर क्या आ रहा है, since there are 6 number less than 7, तो 5 of 7 is equal to 6. ठीक है, तो इन्होंने पहली इक्वेशन ड्राइव की यहाँ पे, वो क्या की, रिजल्ट विल एक्सटेंड टू ऑल प्राइम नंबर. यानी कि अगर मैं किसी भी प्राइम नंबर का यूलर फंक्शन कैलकुलेट करने जाऊंगा, मतलब 5 of p, तो उसका 1 आएगा. ठीक है, ये इज दैट क्लियर, ये समझ में आ रहा है पॉइंट कि इसका मतलब क्या है. तो किसी भी प्राइम नंबर का जब आप करने जाओगे ना यूलर फंक्शन, तो वो बेसिकली क्या आता है p-1. तो अगर मुझे 11 का निकालना है, 11 एज अ प्राइम नंबर, तो मुझे पता है उसका आंसर है 10. ठीक है, अच्छा अब पर्सपेक्टिव क्या है एक और, कि ये वो नंबर जो कि नंबर के साथ है, मतलब 1 का जो 5 ऑफ n है 1 आएगा. अभी हमने 7 का देखा वो 6 आ रहा है, सही है, 6 का देखा वो 2 आ रहा है. कोई कैलकुलेशन है, इसका पूरा टेबल बना है. जैसे फॉर एग्जांपल अब 5 ऑफ 21, मतलब अब बोला जाता है अगर एक नंबर है और मैं उसको अगर कन्वर्ट कर प्राइम नंबर के फैक्टर में, तो पूरी कैलकुलेशन इजी हो जाती है. मतलब फॉर एग्जांपल 5 ऑफ 21 है, 21 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बट जब 3 into 7, 3 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, तो 5 of 3 is 2 and 5 of 7 is 6. तो 2 into 6 is 20. यूलर टोशन फंक्शन नहीं बोलते हैं और यूलर फंक्शन नहीं बोलते हैं. उसका जो आंसर आएगा वो 12 आएगा. यानी कि 12 नंबर ऐसे होंगे जो 21 के साथ उनका रिलेटिव जो है वो 1 होगा. तो वो लिखे हुए भी आ रहे हैं, 1 और 21 रिलेटिवली प्राइम है, 2 और 21 रिलेटिवली प्राइम है, 4, 5, 8, 10, 11 सो ऑन. तो ये वो टेबल है जो बता रहा है कि अगर मुझे 5 ऑफ एक नंबर 16 है तो उसका 5 ऑफ 16 क्या आएगा, 8 आएगा. 5 ऑफ 21 12 आ रहा है. 5 ऑफ 23 क्योंकि 23 नंबर है, तो 5 ऑफ 23 is 22. ठीक है, सही, ये आइडिया समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हमने टोशन फंक्शन को कैलकुलेट किया. फंक्शन से बेसिकली जो ड्राइव कर रहे हैं वो हमने एक जनरल चीज ड्राइव की, वो प्राइम नंबर की चीज ड्राइव की. तो कभी भी आप प्राइम नंबर का टोशन फंक्शन निकालेंगे तो उसका आंसर 1 लेस दैट नंबर होगा व्हिच इज p-1. ठीक है, ये क्लियर है.
सर यहाँ पे जो 5 ऑफ 6 अच्छा था जी, वो 2 आ रहा है, ठीक है। जबकि हमने जो भी लास्ट स्लाइड में सॉल्व किया था तो वहाँ पर 5 और 1 जो है उनको हमने रिलेटिवली प्राइम कंसीडर किया था। तो ठीक वहाँ है, पहली मतलब 6 में कैसे 2 कैलकुलेट हुआ वो ठीक है, थोड़ी सी, 7 का अंडरस्टैंडिंग हो गई है, 6 में 2 कैसे कैलकुलेट हुआ वो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। देखो, अब आपको करना है 5 ऑफ 6, ठीक है। अब आपके पास कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, ठीक। पढ़ना था ना मेरा, जी सर, जी ठीक है। अच्छा, अब आपने चेक किया कि 1 और 6 रिलेटिवली प्राइम है या नहीं है? आंसर क्या है? यस और नो? यस सर है, 1 ऑफ 6 जी सर है। 1 और 6 रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अब मैंने चेक किया 2 और 6 रिलेटिवली प्राइम है? नो। नो सर। ठीक है, 2 और 6 का जो कॉमन फैक्टर वो 2 है। जी अच्छा, जी अब मैंने चेक किया 3 और 6 रिलेटिवली प्राइम है? नो, नो। क्योंकि 3 और 6 का जो जो हाईएस्ट फैक्टर है वो 3 है। फिर मैंने चेक किया 4 और 6, तो 4 और 6 रिलेटिवली प्राइम है? नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 और 6 का जो जी जो कॉमन फैक्टर है, तो जो जीसीडी है उसका वो 2 है, ठीक है। और 5 और 6 रिलेटिवली प्राइम है तो है, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही शेयर हो रहा है, विच सही है। तो मुझे बताओ इस पूरे सिनारियो में ये जो लिखा है मैंने, इस पे कितने यस आए हैं? सर 2, 1 और 5 के लिए। तो या आंसर अच्छा 2, इसलिए इसका आंसर 2 है, ओके, ठीक है सही है, 2 नंबर्स हैं, ठीक है ठीक सर, है। थैंक यू सो ठीक है, मच। तो ठीक आप एग्जैक्टली आपने सिर्फ काउंट करना है कि कितने नंबर रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है। ओके सर। तो अगर अगर कोई बिल्कुल, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी चीज को किसी वो क्लियर हो, ये 7 होता फॉर एग्जांपल, तो 7 के तो जाहिर सी बात है वो रिलेटिवली प्राइम सबके साथ ही होगा, क्योंकि वो प्राइम नंबर है, उसका उसकी प्रॉपर्टी है ये कि वो शेयर नहीं करता किसी के साथ फैक्टर को। जी सही है, सर, क्लियर है? ओके सर, थैंक यू सो मच। चल ओके 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 ओके, ठीक है। अच्छा, तो एक एक हमने यहाँ पे फाइनलाइज प्रॉपर्टी कर ली कि प्राइम p माइनस 1, रेस्ट ऑफ द फंक्शन आर देयर। इसको फिर आप एक कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल करना चाह रहे हैं 5 और 21 को, तो ये उसके फैक्टर्स हैं जो नजर आ रहे हैं, जो जो कि रिलेटिवली के साथ। बट अगर इफ यू फैक्टर इनटू प्राइम नंबर, जो को प्राइम नंबर में अगर आप इसको ब्रेक कर देंगे तो फिर आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। वो 5 ऑफ 7 इज 6, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 12। अदरवाइज ये गिवन है पूरा टेबल, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, एक्सपोनेंशियल का कॉन्सेप्ट है। अब बचते आ रहे हैं एक्सपोनेंशियल को, कि वही एक्सपोनेंशियल को किस तरीके से यूज करते हैं। b की पावर x है और b की पावर है, तो बेसिस आर सेम, हम बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड कर, वही कॉन्सेप्ट है जो कि एक्सपोनेंशियल का हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो एग्जैक्टली ये भी वही कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से एक्सपोनेंशियल यूज की जाती है, ये भी हमें आता है। अच्छा, अब एक्सपोनेंशियल को कैसे यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका पर्सपेक्टिव क्या है। ठीक, की डेफिनेशन पहले दिखा दूं या चलो पहले मैं आपको, ठीक है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको उसकी ये दिखा देता हूँ उसके बारे में ये क्या है, ठीक है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल पीरियड मॉड्यूल ऑफ एन, एक्सपोनेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या है? हमने अभी Euler noticed that phi of n was the exponential period model n for number relatively prime with n, यानी कि Euler ने निकाल के दे दिया कि आपने कितने relatively prime number थे, ठीक है। What that means is that for any number which is a less than n, if a is relatively prime with n, ठीक है, तो हम करते क्या है कि हम a का phi n mod n करते हैं, तो उसका आंसर वाला, यानी कि हम हर नंबर का क्या कर रहे होते हैं, mod n ले रहे होते हैं और आंसर 1 लेके आ रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल if n is 5, अगर n 5 है, ठीक, और 5 is the prime number, तो मुझे पता है कि जो 5 of 5 है is what is 4, 5 of 5 is 4, ये मुझे पता है, सही है। एक नंबर a है फॉर एग्जांपल, अब ये बोल रहे हैं कि एक नंबर a है which is 3 फॉर एग्जांपल, उन्होंने बोला कि एक नंबर is फॉर एग्जांपल लेस देन दैट नंबर, यानी कि वो नंबर आपने एक नंबर a चूज किया जो कि लेस देन दैट नंबर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो जो पर्सपेक्टिव है, अब ये बोल क्या रहे हैं कि a of phi n mod n is equals to 1, वो पर्सपेक्टिव क्या है
कि अगर A3 है which is less than 5n, जो आपकी इसकी वैल्यू आई है which is 5 और 5 equals to 4, तो अगर मैं 3 एक नंबर चूज करूं जो कि 5 ऑफ जो इक्वेशन का आंसर आ रहा है उससे स्मॉलर है, तो 3 की पावर 4, ठीक है, 3 की पावर 4 इज व्हाट, 3 into 3 into 3 into 3 mod 5 into 3 into 3 is what, 81 लिखा आ रहा है, और 81 mod 5 is what is 1. तो इसका पर्सपेक्टिव क्या जरा ये देखो जरा, ये है पर्सपेक्टिव क्या, इसका पर्सपेक्टिव ये है कि आप हम कर क्या रहे हैं कि a की पावर ले रहे हैं 5n which is exponent, और n क्या है, वो आंसर है, n क्या है, वो आंसर है जो कि जिसकी बेसिस पे हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है. अच्छा, अब पर्सपेक्टिव ये है कि अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल a यहाँ पे 3 है, 5n जो है वो a3 है, 5n 4 है, सही है, और n क्या है, n 5 है, यानी कि 3 की पावर 5, ठीक है. तो इसका पर्सपेक्टिव यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर आप देखें, सो इफ यू मल्टीप्लाई a बाय 5n टाइम्स, यानी कि बोल क्या रहे हैं कि एक नंबर आप a लें और उसको 5n टाइम्स मल्टीप्लाई करें, यानी कि ये काम किया ना हमने 3 into 3 into a, उसको 5n टाइम मल्टीप्लाई करें और उसका मॉड्यूलस लें n से, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज 1 आएगा. ये पहली प्रॉपर्टी समझ में आ रही है. फॉर एग्जांपल एक नंबर है 3, उसकी पावर मैंने ली 4, ठीक है, जो कि 5n का, जो कि इसका टोशन फंक्शन का आंसर आ रहा है, यूलर फंक्शन. तो 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, पावर लूंगा 4 और उसका मॉड लूंगा 5 से, तो आंसर जो है ना 1 आएगा. ये तो समझ में आ रहा है. कोई भी नंबर 2, ठीक है, तो 2 की पावर 4 which is what, 2 की पावर 4 is what, हाँ भाई 16 mod 5 is what, 1. सही है. तो आप किसी भी नंबर से लेंगे ना तो आंसर जो है 1 आएगा. ये एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है टोशन फंक्शन का, ठीक है. आगे क्या बोल रहे हैं कि इफ यू मल्टीप्लाई a बाय n बाय 5n टाइम मॉड्यूलो n, ये समझ में आ रहा है. देन इफ यू मल्टीप्लाई बाय a वन मोर टाइम, यानी कि आप a को एक मरतबा दोबारा मल्टीप्लाई कर दें, तो यू आर फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ a, यानी कि आंसर 1 आ रहा था ना उसका, तो यू आर फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ 1 into a which is a. so you are starting over again. इसका मतलब क्या हुआ कि n को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं a से 1 more time, तो दिस मीन्स कि जो आंसर आएगा वो a ही आएगा, क्योंकि आप स्टार्ट कर दोगे ओवर अगेन एंड अगेन, ठीक है. 5n plus 1 mod n is equals to a. तो बेसिकली इसका जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है कि अगर जैसे 1 mod 5 आ रहा है ना, तो मैं 1 को अगर 1 को या इस 3/4 को, इस 3/4 को एक मरतबा दोबारा मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो वही नंबर जनरेट होके आ जाएगा जो नंबर आपने जिसकी पावर कैलकुलेट की थी आंसर में, तो वो a, ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आखिरी वाली जो ये इक्वेशन है ना, ये बेसिकली है एक्सपोनेंशियल पीरियड के 1 टेक एन एक्सपोनेंट ऑफ a 5n, तो बाय डिफॉल्ट जब उसका मॉड n लेंगे उस नंबर से तो आंसर 1 आएगा. बट इफ यू मल्टीप्लाई इट अगेन, तो उसका आंसर जो है वो a ही आएगा, वो नंबर वापस आ जाता है. और ये वो प्रॉपर्टी है जो फिर RSA जो है वो आगे यूज कर रहा है, ठीक है. तो एग्जैक्टली इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को बिल्ड करके बेसिकली आगे पूरी चीजों को RSA ने बिल्ड किया. मैं वो RSA ने, या मैं आपको पहले एक डायग्राम दिखा दूं फिर वापस इसकी मैथमेटिक्स पे आता हूं कि इसमें इन्होंने किया क्या. पहले मैं आपको इस, अच्छा कितनी बातें हमने की है ना अब तक. GCD लेना, ठीक है, इनवर्स मॉड्यूलस, टोशन फंक्शन की बात की थी, ये सारे RSA के एल्गोरिथम में यूज होते हैं. तो पहले मैं जरा थोड़ा सा RSA के एल्गोरिथम आपको, ये तो इसकी एक एग्जांपल है और ये इसकी, चलिए मैं थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड दे दूं फिर मैं इसके पे आ दूं, ठीक है. ये जितनी भी हमने मैथ्स यूज की ना, ये सारे RSA के अंदर यूज हो रही है. फिलहाल ये थोड़ा सा मैथ्स है, ये थोड़ा सा है, ये मैंने इसीलिए रिकैप किया
इसीलिए मैं डायरेक्ट इसकी एग्जांपल पे जा रहा हूँ ताकि मैथ्स बहुत अच्छी खासी हो मुझे पता है, और वो बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि उसकी पूरी आगे जो है ना वो फंक्शन में यूज हो रही है, अदरवाइज मेरे लिए प्रॉब्लम होता है। अच्छा, आरएसए 3 साइंटिस्ट शेमीर और एडलमैन, ठीक है, एंड दैट इज द फर्स्ट पब्लिक की स्कीम इन्होंने डिप्लॉय की, क्योंकि मैंने बात की थी सिमेट्रिक की का कॉन्सेप्ट था, वो उसमें की कॉम्प्रोमाइज हो जाती थी तो प्रॉब्लम आपको पता था कि आप सेशन पूरा आपका जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती थी। सो इट इज द जो आरएसए का सबसे बड़ा एडवांटेज है ना वो ये कि इट इज द इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड एज वेल एज द मोस्ट पॉपुलर टू इम्प्लीमेंट, यानी कि ये समझाने में बड़ा आसान है। मतलब अभी अब देखा ना कि जी प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है, यूलर फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, रिलेटिवली प्राइम का कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, बट जब आप उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो बेसिकली जो आइडिया है ना वो आखिरी पॉइंट में लिखा है कि आरएसए ऑब्टेन इट्स सिक्योरिटी फ्रॉम द डिफिकल्टी ऑफ फैक्टरिंग द लार्ज नंबर। तो वो जो सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर रहा है ना वो फैक्टरिंग से कर रहा है। फैक्टरिंग से कैसे कर रहा है? जो हमने लार्ज नंबर की बात की थी कि लार्ज नंबर मींस फॉर एग्जांपल 1000 बिट नंबर, 2000 बिट नंबर, 2500 बिट नंबर फॉर एग्जांपल, की कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ये इसकी वो रिसर्च पेपर था वो जो इनिशियल इन्होंने प्रपोज किया था। ये करते क्या है मैं बता दूं, फिर इसकी एग्जांपल करके इस पे भी दो कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? की जनरेशन। मैंने आपको बताया था कि की एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है और डेटा को इंक्रिप्ट करना एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें डेटा की इंक्रिप्शन के लिए मॉड्यूलस यूज किया हुआ है। ये मॉड्यूलस में बताता हूँ ये क्या है और स्टेप्स है ये बता दूं। की इंक्रिप्शन है, मैं आपको ये जो स्लाइड पे डिस्क्रिप्शन लिखी है ना, ये पूरी डिस्क्रिप्शन अल्टीमेटली इस पूरे एक स्लाइड पे आ गई। तो एक काम करता हूँ, पहले आपको ये वाली स्लाइड डिस्कस कर लेता हूँ, फिर एक इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लूंगा आपसे, और फिर मैं ये प्रीवियस स्लाइड आपको पढ़ के सुना दूंगा सिंपल, वो आपको भी पढ़ लेंगे बाद में। अब ये की जनरेशन क्या है? तो सबसे पहला काम क्या है, बोलते हैं सेलेक्ट पी एन क्यू, ठीक है। पहला स्टेप है पी एन क्यू, यानी कि ये बोलते हैं कि आपने दो प्राइम नंबर अपनी मर्जी के, ठीक है, ऑफ साइज एक प्राइम नंबर का जो साइज होगा ना वो फॉर एग्जांपल होगा 2500 बिट का नंबर, तो दिस मींस वो नंबर होगा 2 की पावर 2500। तो आप आइडिया लगा लो कि वो इतना बड़ा नंबर आपने चूज कर रहे हैं ताकि सिक्योरिटी मेंटेन रहे, और वो यही पॉइंट है जो यहाँ लिखा हुआ था, आरएसए ऑब्टेन सिक्योरिटी फ्रॉम द डिफिकल्टी ऑफ फैक्टरिंग लार्ज नंबर, वो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इन्होंने बोला कि पी और क्यू चूज करें, अपनी मर्जी से चूज करें। फिर उससे बोला इन्होंने उससे कैलकुलेट करें एन, एन के प्रोडक्ट होगा इन दोनों नंबर्स का, ठीक है। यानी कि आपने दो नंबर चूज किए और वो दो नंबर चूज करने के बाद आपने उसका मान लिया, ठीक है। अच्छा, एन आ गया प्रोडक्ट। अब आप अंदाजा लगाओ दो नंबर्स जो कि जिसका साइज 2500 बिट्स है, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने तो उसका प्रोडक्ट भी कितना बड़ा आएगा, आप अंदाजा लगा लो कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो भी मैं दिखाता हूँ, आपको आइडिया होगा। फिर तीसरे स्टेप में ये बोल के आप क्या करो, आप ये जो n है ना n, इस n का phi n कैलकुलेट करो, यूलर टोशन फंक्शन, ठीक है। ये जो n है इसका टोशन फंक्शन निकालो, ठीक है। यानी कि पहला काम क्या किया आपने, दो प्राइम नंबर चूज किए अपनी मर्जी के, उनका प्रोडक्ट लिया के बाद उसका phi n निकाला, यानी कि जो भी आंसर आया उसका आपने phi n ले लिया, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं कि जो भी phi n का आंसर आया, अब आपने बोला है कि तीसरा स्टेप में क्या लिखा है, सेलेक्ट इंटीजर डी, यानी कि अब वो जो डी है ना ये आपने खुद सेलेक्ट करना है, यानी कि एक नंबर आपने खुद चूज करना है, ठीक है। एक नंबर डी है, ठीक है, यानी कि सेलेक्ट पी एन क्यू, यू चूज दैट नंबर, देन फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर व्हिच इज एन, एन से आपने कैलकुलेट किया, सेलेक्ट इंटीजर डी। अब डी की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, वो प्रॉपर्टी मैं बता दूं वो प्रॉपर्टी क्या है। वो प्रॉपर्टी क्या होगी कि एन का और उस नंबर का जीसीडी निकालेंगे तो आंसर 1 आना चाहिए, यानी कि आपने ऐसा नंबर चूज करना है, ठीक है, जिसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो आपके टोशन फंक्शन से अगर इसका जीसीडी निकाला जाए, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था यूक्लिडियन एल्गोरिथम से, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, उसका आंसर आना चाहिए 1, ठीक। और इन्होंने एक और चीज बता दी कि डी जो होगा ना उसका
साइज क्या होगा, से ग्रेटर होगा, और जो आंसर आ रहा था ना आपका फाई एन उससे लेस होगा। यानी कि वो ऐसा नंबर आपने चूज करना है जो कि आपके टोशन फंक्शन के आंसर से स्मॉलर हो बट से ग्रेटर होगा। और वो नंबर जो होगा, वो नंबर, उस नंबर का जब आप जीसीडी निकालेंगे फाई एन के साथ, तो उसका आंसर हो, जो जीसीडी वाला कॉन्सेप्ट था वो उन्होंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम की जो कैलकुलेशन है वो इस थर्ड स्टेप पे आ गई। ठीक है, ये दो नंबर आपने ये चूज किए पी एन क्यू, तीसरा नंबर ये चूज किया, लेकिन ये चूज तो किया आपने, लेकिन इसकी बेसिस में दो नंबर आ गए। एक तो ये नंबर फाइव ऑफ एन होगा, दूसरा ये नंबर जब आप इसका फाइव ऑफ एन से जीसीडी लेंगे तो उसका आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ जी, रिप्लाई आ जाए तो अच्छा है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ओके सर। ओके, शुक्र है बिलाल ने बोला ओके। ठीक है, अच्छा फोर्थ स्टेप है, उसमें क्या है, फोर्थ स्टेप में क्या है कि अब आपने कैलकुलेट करना है एक और नंबर। ठीक है, अभी आपने एक नंबर डी कैलकुलेट किया जिसकी बेसिस थी कि वो फाइव ऑफ एन से छोटा होगा, और जीसीडी उसके साथ अगर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 1 आएगा। फोर्थ स्टेप में आपने ई निकालना है जो कि डी की बेसिस पे निकलेगा, यानी कि डी को जब इनवर्स लूंगा और उसका मैं, यानी कि डी फाइव एन जो अभी हमने बात की थी ना मॉड्यूलस इनवर्स की, वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि डी जो ई का जो आंसर आ रहा है, जो ई है वो डी का इनवर्स है, इनवर्स डी की पावर -1 मॉड फाइव एन। यानी कि जब आपने इसका मॉड फाइव एन ई को जब डिवाइड करेंगे फाइव तो के आंसर से, तो आंसर जो है वो डी आना चाहिए और डी इनवर्स आना चाहिए। तो ये भी अभी हम कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कैसे आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि डी मॉड ऑफ फाइव एन के बेसिस के ऊपर आपके पास ई का आंसर आएगा। इसको इस तरीके से ही बोल सकते हैं। इसको पता है, एक और इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं लिख के दिखा दूँ आपको, इसको शायद ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इंटू डी, सॉरी ई इंटू डी इक्वल्स टू 1 फाइव एन। मैं फाइव एन लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी नोट पैड है। तो ये जो ई की कैलकुलेशन है ना, ये इक्वेशन ऐसी भी लिखी जाएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर ना? मतलब ई जहाँ पे चले जाएगा तो डी इनवर्स हो जाएगा। तो ई इंटू डी यानी कि ई एक ऐसा नंबर होगा। अब ये मॉड्यूलर, जो मॉड्यूलर इनवर्स क्या है, ये जो मेरे ख्याल से सायरा ने सवाल किया था कि मॉड्यूलर इनवर्स क्या है, तो ई और डी को जब मैं मल्टीप्लाई, यानी कि डी एक नंबर ऑलरेडी आया हुआ है मेरे पास, अब मुझे एक ऐसा नंबर चूज करना है ई, ठीक है, जिसको मैं मल्टीप्लाई करने के बाद फाइव एन से डिवाइड करूंगा तो आंसर 1 आ जाए, मॉड्यूलर इनवर्स। ये जो सारे ने पूछा था ना मॉड्यूलर इनवर्स में, उस वक्त थोड़ा जो पॉइंट था वो ये पॉइंट है असल में। दिस मींस कि डी तो आंसर आ गया, अब आंसर है ई का जो नंबर मैंने चूज करना है वो नंबर क्या होगा, विच इज व्हाट, ऐसा नंबर चूज करना है जो कि जिसके बाद मल्टीप्लाई और फाइव एन से डिवाइड करूं तो आंसर 1 आ जाए। तो ये इक्वेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है और ये इक्वेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है, एक ही बात है। ठीक है, ये वो कैलकुलेशन ने आपकी आरएससी की जनरेट की है। ठीक है, अब इन 4 स्टेप्स के बाद आपकी की जनरेट हो गई है। वो की क्या है? इट्स कॉल्ड KU, व्हिच इज दिस इज कॉल्ड पब्लिक की ऑफ, जो KU लिखते हैं ना वो बेसिकली पब्लिक के रिस्पेक्ट से लिखते हैं। ठीक है, और जो K इज प्राइवेट की, यानी कि R रिप्रेजेंटिंग प्राइवेट की एंड U रिप्रेजेंटिंग पब्लिक की। ठीक है, तो अब हम किस चीज को पब्लिक करेंगे और किस चीज को प्राइवेट करेंगे, तो वो जो स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से पॉइंट आया था ना कि हम SSH पे जो हम जनरेट करते हैं, वो बेसिकली हम यही कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो नंबर होते हैं ना वो यहाँ से होते हैं, हम एक नंबर से जैसे, तो उससे मैं ई निकाल लूंगा, जब मैं पहले ई निकाल लूँ उससे डी निकाल लूँ, बात एक ही है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट ही होना अल्टीमेटली। क्योंकि आप गौर से देखो ना, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, अगर मैं कैलकुलेट कर लूं ऊपर वाले में तो नीचे डी निकालना, बात एक ही है। पहले मैं डी निकाल लूं तो नीचे वाले स्टेटमेंट में ई आ जाएगा। तो इट्स बेसिकली द सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम करते कि हम ई को और एन को पब्लिक कर देते हैं।
यानी कि जो आंसर ई का यहाँ से आएगा और जो आंसर इसके प्रोडक्ट का आ रहा है उसको मैं पब्लिक, और जो आंसर डी और एन का है इसको मैं अपने पास प्राइवेट कर लूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 3 नंबर, मेरे क्या क्या नंबर है, मेरे पास एन है, ठीक है, मेरे पास 5 ऑफ एन है, मेरे पास डी है और मेरे पास ई है। मैंने क्या किया, मैंने बोला यार ई और एन को तो पब्लिक कर दो, ये बता दो कि अब जो भी मेरे डेटा को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करेगा पब्लिक की से, वो इस नंबर से कर ले, और जो डी और एन है वो मेरी प्राइवेट, ठीक है, वो प्राइवेट की मैं अपने पास संभाल के रखूंगा। अब प्रॉब्लम पता है क्या है इसमें सबसे बड़ा? वो प्रॉब्लम ये है कि एन जो है ना वो प्रोडक्ट है। अब अगर मैं फैक्टराइजेशन में चले जाऊं तो आपको पता है कि 2500 बिट के नंबर की अगर मैं फैक्टराइजेशन में जाऊं तो इट इज बेसिकली अ वेरी हाई कॉम्प्लेक्सिटी कि मैं उसके फैक्टर कैसे निकालूंगा। तो पॉइंट ये है कि मैंने एक नंबर पब्लिक भी कर दिया, उसका प्रोडक्ट मैंने कर तो दिया पब्लिक, उसका प्रोडक्ट मैंने पब्लिक कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम क्या है? उसके फैक्टर में नहीं निकाल पाऊंगा, और जब तक उसके फैक्टर्स नहीं निकलेंगे उस वक्त तक मैं उसका आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। तो ये वो पहला स्टेप है जो आरएसए की की एल्गोरिथम है। ये आरएसए जो है वो बेसिकली इसको वर्कआउट कर रहा है फॉर जनरेशन ऑफ की। तो यहाँ पर ये जो है ये दैट इज द की कॉन्सेप्ट। en is basically a public key and dn। अब ये dn जो है ना ये मैं संभाल, वो जो बात की थी ना एसएसएच में हम करते हैं कि अब मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल en है या मेरे पास dn है तो मैं उस d से e जनरेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास d है तो मैं e निकाल सकता हूँ, या मेरे पास e है तो मैं d निकाल सकता हूँ। तो एसएसएच वाली जो बात थी वो ये वाली बात थी कि मेरे पास जो भी नंबर करस्पॉन्डिंगली जो उसका रिवर्स नंबर होगा मैं इजीली निकाल सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब डेटा एन्क्रिप्शन के लिए क्या करते हैं ये देख लो। सर एक क्वेश्चन डेटा है एन्क्रिप्शन के लिए क्या? श्योर सर, वो हमने इनिशियल स्लाइड में पढ़ा था कि हम प्राइवेट पब्लिक की से प्राइवेट की नहीं बना सकते हैं। तो अगर हम जो आप बता रहे हैं फार्मूले को, अगर हम जी सर वो समझ में नहीं आया, वो किस मतलब ये फार्मूले से तो निकाल सकते हैं, तो वो किस तरह है? देखो पर्सपेक्टिव। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास e कॉमा n है, ठीक है, तो अल्टीमेटली n था। फरीद साहब 10 मिनट दे दें मुझे, मतलब मैं इसको कंप्लीट ही कर देता हूँ। नमाज ब्रेक की रिक्वेस्ट आ रही थी ताकि मैं वो सेशन कंप्लीट हो जाएगा इसकी। मैं एक कहानी हार्डली टेक 10 मिनट्स, ठीक है। अच्छा मैं तो समझा रहा हूँ, देखो ठीक है। आप अब इसका पर्सपेक्टिव जरा देखो। आपके पास सबके पास ई कॉमा एन है, ठीक है। इसका मतलब है एन तो है ना, एन तो असल में जो चीज छुपा के रखी है वो क्या है? वो डी है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि मैं यहाँ पर जो कैलकुलेशन है ना नंबर की, और जो एन के नंबर की पूरी कैलकुलेशन डिपेंड कर रही है कि पी और क्यू की है, ठीक है। कर जाता हूँ उसके फैक्टर्स को ब्रेक कर जाता हूँ, तो मुझे फिर आगे की सारी कैलकुलेशन मेरी आसान हो जाएगी। लेकिन असल पॉइंट ही यही है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल किसी भी तरीके से मैं एन है मेरे पास, और मैं पी और क्यू ड्राइव कर लूँ कि यार ये कौन से प्लस है, तो मुझे ऑटोमेटिकली उसकी सारी प्रॉपर्टी नजर आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसका सारा प्रॉब्लम ही यही है कि ई और एन इतने बड़े नंबर्स हैं कि मैं आपको दिखा कि अगर आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे जाएंगे तो वो ठीक ठाक उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को मैं दिखाता हूँ अभी आपको कि वो किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या करते हैं इंक्रिप्शन करते हुए आपके पास जो भी मैसेज होगा, मैसेज की पावर ई, यानी कि जो आपने ये जो ई हमने जनरेट की है, मैसेज की पावर ई मॉड एन, और जो ये यानी कि दोनों नंबर हैं, दोनों नंबर आप इंक्रिप्शन में यूज कर रहे हैं। मैसेज जो भी है उसकी पावर ई मॉड एन, दैट इज योर साइफर टेक्स्ट, ये आपका साइफर टेक्स्ट होगा, ठीक है। डिक्रिप्शन में क्या करेंगे? डिक्रिप्शन में आपने साइफर टेक्स्ट की पावर डी, जो आपने प्राइवेट की रखी हुई है, साइफर टेक्स्ट की पावर डी मॉड एन, उसका आंसर क्या आएगा? प्लेन टेक्स्ट, सही है। अब मैं आपको अभी मैं दिखा देता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। ये पूरी जो डिस्कशन मैंने आपसे की है ना, ये स्लाइड पे ये पूरी यहाँ पे लिखी हुई है कि फर्स्ट चूज टू लार्ज प्राइम नंबर which is p and q, फिर कंप्यूट कर टोशन फंक्शन p-1 q-1 से
फिर वो या तो ई पहले निकालना है या डी पहले निकालना है, वो पूरी कैलकुलेशन है जो मैं आपको जो मैंने अभी डिस्कस कर ली। अच्छा बेसिक जो सवाल आया था ना आपको वो ये लिखा हुआ है ठीक है एक मिनट रुको मैं करता हूँ, तुमने तो भेजा। अब ऑब्वियसली डी कैन ओनली बी रिकवर्ड, ठीक है, डी कैन ओनली बी रिकवर्ड इफ यू रिवील पी एंड क्यू, ठीक है। और आपको डी उस वक्त पता चलेगा जब आपको पी और क्यू पता चले, और पी और क्यू निकालने के लिए आप और पी और क्यू कैसे रिकवर, साइज क्या है 2500 बिट्स का नंबर, 2 की पावर 2500 बिट नंबर इज अ वेरी बिग नंबर। तो जो आइडिया है ना वो यही है कि so be realization of n to be too hard to attempt that d cannot be recovered from e। असल पॉइंट ही यही है, if d is recovered from e सारा गेम ही खत्म हो गया। इसका मतलब है कि आपकी पब्लिक की से पूरी प्राइवेट की रिड्यूस हो गई, सारी कहानी खत्म हो गई, ठीक है। सो इट इज करेंटली बीन स्पेक्युलेटेड RSA अभी तक जो है वो RSA जो है वो 2048 बिट का अभी तक जो है वो ब्रेक नहीं हुआ है, मतलब ब्रेक टाइम, बट उस टाइम पीरियड तक जो है वो या तो मैं अपनी की चेंज कर लेता हूँ या मैं अपना सेशन ही खत्म कर देता हूँ। तो असल जो गेम है ना सारा वो डी से ई से डी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल करा देता हूँ, उसके बाद जो है वो फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब आप कॉम्प्लेक्सिटी जरा गौर से देखें कि ये है क्या और इस पे कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हाई है। बोले फॉर एग्जांपल आपने एक मैसेज भेजना है, नाम है विच इज सुजैन आपने भेजना है, एक नाम है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने वही ABCD के रिस्पेक्ट से बात कर ली कि ए को कोड जनरेट कर दिया, A is 1, B is A is 1, सही है। जैसे 26 अल्फाबेट्स है ना हमारे, तो मैंने बोला A B2 है, C 3 है, D 4 है और Z 26 है, यानी कि मैंने उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यानी कि जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। अच्छा अब करना क्या है, इंक्रिप्शन में क्या करना है, चलो सही है, ये समझ में आ गया। अब ये नंबर मैंने कन्वर्ट कर दिया तो समझ में आ रहा है कि ये नंबर है। अब मैंने ये नंबर भेज, ये मेरे लिए मैसेज है, यानी कि 19 मैसेज है, 21 मैसेज है, 26 मैसेज है, 1 मैसेज है, 14 मैसेज है, 14 मैसेज है, F5 मैसेज है, ये मेरा मैसेज है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वो M है जो मैंने भेजना है। तो मैंने मैसेज को पावर में लेके जाना है, अब मुझे E और N निकालना है या D और N निकालना है असल में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट वन, बिल्कुल छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको नजर आएगी कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। नंबर चूज किया 3 और एक नंबर चूज किया 11, P और Q दो नंबर दे 3 और 11, इसका प्रोडक्ट क्या आ गया 33, 3 इक्वल्स टू P इनटू Q 33। और अगर मैं ये Z बेसिकली 5 फंक्शन को बोल रहे हैं टोशन फंक्शन को बोल रहे हैं तो टोशन फंक्शन का आंसर क्या आएगा, Q माइनस 1 मीन्स 2 into 10, क्योंकि P माइनस 1 का जो आंसर आएगा वो 2 है, क्योंकि हम ये पहले ड्राइव कर चुके हैं। तो जो का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 20, ठीक है। अब आपके पास n आ गया 33, ठीक है। टोशन फंक्शन का आंसर आ गया 20, मतलब है कि मैंने अब या तो जो d चूज करना है वो एक ऐसा नंबर होगा जो कि 1 से ग्रेटर होगा, 20 से स्मॉलेस्ट नंबर होगा, वो ऐसा नंबर होगा जो कि 20 और जो नंबर चूज होगा वो रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल नंबर 7, मतलब कोई भी नंबर पिक किया जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी नंबर मैंने पिक किया, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि मैंने एक नंबर पिक कर लिया 7, क्यों पैसे हमने किया, क्योंकि 7 और 20 जो है वो उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, ठीक है। तो मेरा डी आ गया, ठीक है। अब आइडिया लगाओ कि ये अभी जो नंबर है ये कितने बिट का है, ये बेसिकली 3 जो है वो मैं 3 बिट पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और वो 4 बिट पर रिप्रेजेंट, ठीक है। अभी सिर्फ ये 3 और 4 बिट के नंबर है, ठीक है। और इस नंबर की क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है तो मैं इसके फैक्टर भी निकाल सकता हूँ, मैं ब्रूट फोर्स भी लेकर सारी कैलकुलेशन कर सकता हूँ, क्योंकि ये इनकी कैलकुलेशन करना आसान है फिलहाल, ठीक है। तो मैंने डी क्यू चूज कर लिया 7, तो 7 और 20 जो है वो इनका एक कॉमन फैक्टर है 1। मुझे
अब मुझे क्या निकालना है, वही वाली जो इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी थी कि d जो है वो 7 आ गया, ठीक है, और phi ऑफ n क्या है, वो 20, यही है ना, ठीक है। अब मुझे एक ऐसा नंबर चूज करना है यहाँ पे जिसको जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 7 से और उसको 20 से, तो आंसर 1 आ जाए। तो मेरे पास ऑब्वियस चॉइस है अभी 3, ठीक है। तो इफ आई डिवाइड, यानी कि ई का जो आंसर है वो राइट नाउ 3 आ रहा है, डी की बेसिस पे आ रहा है। अगर मैं इसको 3 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ 21 को डिवाइड करूंगा 20 से, तो आंसर आ रहा है 1, ठीक है। तो मेरे पास दो आंसर आ गए, एक मेरे पास डी आया है phi n की बेसिस पे, phi n आया है प्राइम नंबर की बेसिस के ऊपर, ठीक है, जो आपने चूज किए हैं। अब आपके पास ई आ गया विच इज 3। तो अब आए इस ई, अब आपने करना क्या है, ई और एन को पब्लिक करना है, ठीक है, जो प्रीवियस स्लाइड पे भी लिखा था, ई और एन को पब्लिक करके अपने अपने लिए रखना है, ठीक है, ठीक है, चले जी गुड। अच्छा सो ठीक है, ये समझ में आया। अब पर्सपेक्टिव है कि मुझे, अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हाई है कि आपका जो नंबर है दैट इज जस्ट 4 बिट नंबर, ये मैक्सिमम अभी 4 बिट का नंबर है, ठीक है। अच्छा अब फॉर एग्जांपल मैं अब आपने क्या करना है, अब आपने इंक्रिप्शन करनी है, इंक्रिप्ट करते हैं हम मैसेज की पावर ई, तो ई का आंसर आ रहा है 3, मैसेज की पावर ई मॉड n, ठीक है, वो आपका साइफर आएगा, ठीक है। तो मैसेज की पावर, मैसेज क्या है 19, 19 की पावर 3, क्या आंसर आ रहा है 6859, और 6859 मॉड n, n क्या है, n है, n इज 33, ठीक है, n इज 33, ठीक है। तो 6859 का मैं मॉड n लूंगा 33 से, तो आंसर आ रहा है 28। इसका मतलब है दिस इज माय साइफर टेक्स्ट, ये मेरा साइफर टेक्स्ट है, ठीक है, ये साइफर टेक्स्ट आ गया सी, यानी कि भेजूंगा, बल्कि मैं 28 भेजूंगा, फिर 21 की पावर 3 और मॉड्यूलस ऑफ n विच इज 33, तो उसका ये सारी कैलकुलेशन आप अब कर सकते हैं। फिर सिमिलरली 26 की पावर 3, 14 की पावर 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा तो सी जो आपने ट्रांसफर करना है, ये वो पॉइंट है जो आपने, ये आपका साइफर टेक्स्ट है जो आपने भेजना है। अब मैं जो ट्रांसफर करूंगा ना वो 28, 21, 20 एंड सो ऑन। अब आपकी कॉम्प्लेक्सिटी, डी की वैल्यू क्या थी, डी की वैल्यू 7 है। तो जब मैं अब साइफर को दोबारा कन्वर्ट करूंगा तो सी की पावर डी मॉड 33, तो आप देखें 28 की पावर 7, 28 की पावर 19 में दोबारा कन्वर्ट कर लूंगा, वो जो टेक्स्ट आ गया जो मुझे भेजा था। फिर 21 की पावर 7 मॉड 33 21। अब आप ये देखो अभी 4 बिट के नंबर पे आप कहाँ चली गई है, सही है, पावर एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द पॉइंट कि आपका जो पर्सपेक्टिव क्या है, 4 पे आपकी कैलकुलेशन कहाँ चली गई है, सही है, समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट ये। तो सारा गेम जो है ना वो आपके किसका है, वो सी और वो बेसिकली पी और क्यू का है। पी और क्यू जितना लार्ज होगा आपकी कॉम्प्लेक्सिटी उतनी हाई होगी। एक एग्जांपल अगर और आ गया, एक है, चलो ये देखो, अब 17 और 11, यानी कि मैंने सिर्फ साइज बढ़ाया थोड़ा सा, 17 11, 17 को मैं 5 बिट पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और 11 को मैं 4 बिट पर रिप्रेजेंट, अभी भी मैक्सिमम 5 बिट का डेटा है, ठीक है। तो n क्या आएगा 187, ठीक है, फाई ऑफ n क्या आएगा 160, फिर वो जी इन्होंने 7 निकाला, उससे d निकाल लिया 23, पब्लिक की बनी 7 187, प्राइवेट की बनी 23 187। अब आप सिर्फ इसकी कैलकुलेशन में चले जाओगे ना तो आएगा कि होगा क्या। जब आप इंक्रिप्शन करने जाओगे तो अगर मुझे एक मैसेज भेजना है 88, तो 88 की पावर 7 देखो 11 की पावर 23, ठीक है, ये देखो ये वाली कहानी होगी 88 की पावर 7, फिर इसके फैक्टर्स बनेंगे। तो ये जो 5 बिट पे कितनी बड़ी हो गई है, आप गौर से देखो कि 5 बिट पे ये कॉम्प्लेक्सिटी ये 187 पे ले गया है, ठीक है, पावर देखो कहाँ जा रही है 23, ये सिर्फ 5 बिट पे। तो जब ये वाला काम मैं अल्टीमेटली, ये देखो जब मैं ये काम, इन्होंने अभी इस पे क्या चूज किया, पी और क्यू कितना बड़ा नंबर है 1, अब P73 Q 151, सही है,
P73 Q150 और P और Q ये अभी भी 8 बिट नंबर है मैक्सिमम। 8 बिट की कैलकुलेशन में जाओगे तो पावर देखो, पावर कहाँ 5891। तो देख रहे हो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ रही है कि एक मैसेज को जब मैं इनक्रिप्ट करने चले जाऊंगा और डिक्रिप्शन में जाऊंगा तो पावर 5891 तक चली गई है, तो इट टेक्स बेसिकली टाइम। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई है, समझ में आ रहा है। दैट इज व्हाई मैंने लास्ट सेशन में कहा हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को डेटा इंक्रिप्शन के लिए यूज नहीं करते, बल्कि हम सेशन की को भेजने के लिए यूज करते हैं। ये एग्जांपल ना रहा, इसको गो थ्रू। और ये वो पॉइंट है कि जब 8 बिट का नंबर है तो पावर देखो 1000 में चली गई है, ठीक है। तो जब ये नंबर P और Q 2000 होगा तो अंदाजा लगाओ पावर कहाँ जाएगी। ठीक है, आइडिया समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ तक सबको?